नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गोविंद भाटी आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो लेखा शास्त्र का पहला अध्याय है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, वो चल रहा है। हमारी जो पीछे की कक्षाएं हैं जिसमें हमने देखा कि अलाभकारी संस्थाएं क्या होती है, अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं, अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तकें और अलाभकारी संस्थाओं द्वारा जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आप वो क्लास जरूर देखें ताकि आज जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ जाए और पूरी क्लास अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें। देखिए, हमने अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में अध्ययन कर लिया कि प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट चिट्ठा। अब तक हमने जो अध्ययन किया है उसमें हमने देखा कि हमारे पास दो प्रकार की मदें होंगी, आयगत मदें होंगी और पूंजीगत मदें होंगी। आयगत मदों और पूंजीगत मदों दोनों का जो है लेखा प्राप्ति भुगतान खाते में किया जाएगा जब वो रोकड़ी आधार पर प्राप्त हो या भुगतान की गई हो। उसके बाद में हमने देखा कि आयगत जो मदें हैं उनको तो हमने आय व्यय खाते में लेखांकन कर दिया है और जो पूंजीगत मदें थी उनका लेखा है वो बैलेंस शीट में किया है। ठीक है, तो इनको हमने देख लिया कि इनका लेखांकन है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं हमारे पास तो एक तो आयगत मद हो गई और एक पूंजीगत मद हो गई और एक हो गई पूंजीगत। ठीक है, तो इन दोनों का लेखा हम कहां करेंगे? प्राप्ति भुगतान खाते में। देखिए, आयगत मदें और पूंजीगत मदें हम प्राप्ति भुगतान खाते में कब लिखेंगे? जब वो रोकड़ी आधार पर हमें प्राप्त हो और भुगतान की गई हो। उसके बाद में हमने फिर प्राप्ति भुगतान खाते से निकाल लेते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते में जो मदें हैं वो हमने आयगत भी लिखी और पूंजीगत भी लिखी। उसके बाद में आयगत मद है वो तो लिखी जाएगी आय व्यय खाते में, और जो पूंजीगत मद है वो लिखी जाएगी तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में। देखिए, ये हमने एक सारांश के रूप में एक डायग्राम में तैयार किया है कि हमारे पास जो लेन देन हो रहे हैं आयगत है और पूंजीगत प्रकृति के लेन देन है जिनका हमने सर्वप्रथम लेखा कहा किया प्राप्ति भुगतान खाते में। और प्राप्ति भुगतान खाते हैं वो रोकड़ अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। तो इसमें चालू वर्ष में प्राप्त सभी रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वो चालू अवधि के हो, चाहे पिछले वर्ष के हो, चाहे आगामी वर्ष के हो। जो चालू अवधि में नगद प्राप्त हो गया है, नगद भुगतान कर दिया, उनका लेखा हम कहां कर देंगे? प्राप्ति भुगतान खाते में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आय व्यय खाता है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाते हैं। तो उपार्जन अवधारणा ये कहती है कि चालू वर्ष के जो आय और व्यय है उनका लेखा इसमें करेंगे, चाहे रोकड़ी आधार पर उनका भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो, प्राप्त की गई हो या नहीं की गई हो। ठीक है, तो उसका उदाहरण मैंने देखे पिछली जो क्लास उसमें बता दिया था। तो आयगत मदों का लेखा हम कहां कर देंगे? आय व्यय खाते में कर देंगे। और जो पूंजीगत मद है उनका लेखा हम कहां कर देंगे? तुलन पत्र में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक डायग्राम तैयार कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लेना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हमारे पास जो अब आगे लेखांकन कार्य शुरू करेंगे तो लेखांकन कार्य में कुछ जो आयगत और पूंजीगत मदें हैं उनको हम वर्गीकृत करके देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट मदें जिनको हमें लेखांकन करते समय ध्यान रखना है वो कौन कौन सी है वो मैं लिख देता हूं और आपको समझा भी देता हूं कि उनका अर्थ क्या होता है और उनको कहां लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयगत मदें लिख देते हैं। देखिए, आयगत मद में सबसे पहले हम देखते हैं तो चंदा। चंदे को क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। देखिए, चंदा होता है वो किसी अलाभकारी संस्था की आय का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और चंदा है उसको हम आवर्ती मानते हुए इसको आय व्यय खाते में इसका लेखा करते हैं। ठीक है, तो चंदा है उसका लेखा हम कहां करेंगे? आय व्यय खाते में करेंगे। और आय व्यय खाते के किस पक्ष में करेंगे? आय पक्ष में इसका लेखा करेंगे। तो चंदा है वो आयगत मद है, आयगत प्रकृति की आय है और इसका लेखा हम आय व्यय खाते के आय पक्ष में लेखा करेंगे, क्योंकि चंदा है वो हमें सदस्यों से प्राप्त होगा और वो हमारी अलाभकारी संस्था के लिए क्या होगी? आय होगी।
दूसरा हम देखते हैं कि आयगत मद में देखिए पाक्षिकों समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्रय विक्रय, पाक्षिक का मतलब अर्धमासिक हो सकता है या 15 दिन की जो अवधि होती है वो क्या होती है, पाक्षिक होती है। तो जो सामान्य पत्र पत्रिकाएं जिनको मैगजीन बोलते हैं उनका जो क्रय विक्रय का जो भी लेन देन है वो भी आयगत होगा। अगर हम क्रय करें तो वो व्यय हो जाएगा, और अगर हम पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं का विक्रय करें तो वो आय में लिखी जाएगी। तो समाचार पत्र पाक्षिकों, समाचार पत्र पत्र पत्रिकाओं का क्रय विक्रय वो भी क्या है, आयगत मध्य है और आय व्यय खाते में लिखी जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हमारा जैसे मान लेते हैं कि कोई खेल कूद क्लब है जो लाभकारी संस्था है और उसमें पुरानी खेल सामग्री है, जैसे कोई वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई बैट वगैरह हो गई, अगर हम उनको बेचते हैं और उनके बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वो भी क्या होगी, आयगत मत होगी, और बेचने पर राशि प्राप्त हुई है तो उसे हम आयगत मानते हुए आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, लेखन सामग्री, देखिए जो अलाभकारी संस्थाओं के संचालन के संबंध में जो भी लेखन सामग्री हमें चाहिए होती है वो उस संस्था के संचालन के लिए, तो वो आयगत मद है और उसको हम कहाँ दिखाएंगे, जो भी खर्चा है वो आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, जो भी लेखन सामग्री है, कोई प्रिंटिंग से संबंधित कोई भी सामान है, स्टेशनरी से संबंधित है, तो उसको हम आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि ये जो खर्चा है वो हर वर्ष होता रहता है, हर महीने होता है, तो ये आवर्ती प्रकृति का खर्चा है, तो इसको हम आयगत मानेंगे, और आयगत मानेंगे तो इसको हम आय व्यय खाते के अंतर्गत दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्टेशनरी का जो उपभोग है वो तो हम कहाँ दिखाएंगे, आय व्यय खाते में दिखाएंगे, लेकिन यदि साल के अंत में कोई स्टॉक बचा हुआ है लेखन सामग्री का तो हम कहाँ दिखाएंगे, तुलन पत्र में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सामान्य दान, देखिए दान होता है वो भी अलाभकारी संस्थाओं के लिए क्या है, प्राप्ति का स्रोत है। अब दान दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दान और विशिष्ट दान। सामान्य दान ऐसे दान को कहा जाता है जिनका उपयोग है वो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्राप्त होते हैं, तो वो सामान्य दान कहलाते हैं। और सामान्य दान है वो आयगत प्रकृति के मद मानी जाती है और इसका लेखा आय व्यय खाते के आय पक्ष में किया जाता है। ठीक है, तो दान है वो दो प्रकार के हो गए, एक तो सामान्य दान हो गया और एक विशेष दान हो गया। देखिए समानार्थ पारिश्रमिक या मानदेय, रेम्युनरेशन बोलते हैं इसको या ऑनरेरियम बोलते हैं। देखिए पारिश्रमिक क्या होती है, तो पारिश्रमिक वह राशि है जो उन व्यक्तियों को चुकाई जाती है जो संस्था के स्थायी कर्मचारी नहीं है, जिनको बुलाया, संस्था में काम करवाया और उनको भुगतान करके वापस भेज दिया। तो वो अगर उनको हम कोई भी राशि का भुगतान करते हैं, जिनको हमने बुलाया, काम करवाया और भेज दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समानार्थ पारिश्रमिक बोल देंगे या मानदेय बोलेंगे। तो ये भी क्या है, एक आयगत प्रकृति की मद है और इसका लेखा आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो होगी आयगत कुछ मदें जिनके बारे में हमने बात कर ली कि ये आयगत मदें आय व्यय खाते के किस पक्ष में लिखी जाती है। देखिए पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी कि चाहे आयगत मद हो चाहे पूंजीगत मद हो, सबका लेखा सबसे पहले कहां होता है, प्राप्ति भुगतान खाते में होता है, उसके बाद में आयगत मदें तो आय व्यय खाते में आ जाती है और पूंजीगत मदें है वो कहां चली जाती है, तुलन पत्र में, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये हमने तो आयगत मदों की बात कर ली। सामान्य जो मदें हैं जिनका लेखा हम आय व्यय खाते में करेंगे, कौन कौन सी है,
ठीक है। अब पूंजीगत मदों की बात करते हैं कि कौन कौन सी पूंजीगत मदें हैं। नंबर 1, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लाभकारी संस्था का सदस्य है वो सामयिक आधार पर या अवधि के आधार पर अपना सदस्यता शुल्क न चुकाकर एक साथ एक मुश्त राशि का भुगतान जब कर देता है तो वो आजीवन सदस्यता शुल्क होती है। ठीक है, तो आजीवन सदस्यता शुल्क है वो पूंजीगत प्रकृति की मद है और इसका लेखा हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में पूंजी निधि में जोड़ के करेंगे। कहां करेंगे? कैपिटल फंड में जोड़कर बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में इसका लेखा करेंगे। किसका? लाइफ मेंबरशिप फीस का, आजीवन सदस्यता शुल्क का। ठीक है, वसीयत लेगेसी। देखिए वसीयत का मतलब क्या होता है कि जब किसी मृत व्यक्ति से हमें कोई राशि प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाएगी? वसीयत से प्राप्ति कहलाएगी। देखिए वसीयत से जो प्राप्ति होती है वो लाभकारी संस्थाओं के लिए क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति की मद होगी। अब के जो वसीयत के रूप में जो भी हमें राशि प्राप्त हो रही है, जो भी संपत्ति प्राप्त हो रही है, अगर उसका स्पष्ट उद्देश्य है कि आपको इसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना है तो वो क्या कहलाएगी? पूंजीगत प्रकृति की मद होगी। और पूंजीगत प्रकृति की मद होने के कारण इसको कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में भी कहां दिखाएंगे? पूंजी निधि में जोड़ के दिखाएंगे, कैपिटल फंड में जोड़ के दिखाएंगे। तो वसीयत से प्राप्ति का मतलब आप समझ गए। वसीयत से प्राप्ति क्या होती है? कि जब किसी मृत व्यक्ति की वसीयत से हमें कोई लाभकारी संस्था में प्राप्ति होती है तो वो क्या कहलाती है? वसीयत से प्राप्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? पूंजीगत प्रकृति की मद है और इसका लेखा कहां किया जाएगा? बैलेंस शीट में किया जाएगा। प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस। देखिए प्रवेश शुल्क है वो लाभकारी संस्था के सदस्यों के द्वारा प्रवेश के समय एक बार ही दिया जाता है। तो इसको हमने अनावर्ती मानते हुए ये क्या मद है? पूंजीगत प्रकृति की मद है। ये बार बार नहीं लिया जाता, सदस्यों के प्रवेश के समय एक बार लिया जाता है। तो जो प्रवेश शुल्क है उसको हम क्या मानेंगे? पूंजीगत प्रकृति की मद मानेंगे। और पूंजीगत प्रकृति की मद होने की वजह से इसका लेखा है वो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में इसका लेखा करेंगे और किस में जोड़ेंगे? पूंजी निधि में जोड़कर इसका लेखा किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो तीन मद है, आजीवन सदस्यता शुल्क, वसीयत और प्रवेश शुल्क, इन तीनों को हम कहां जोड़ेंगे? पूंजी निधि में जोड़कर लेखा करेंगे। बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखेंगे और किस में जोड़ के दिखाएंगे? पूंजी निधि, कैपिटल फंड में जोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए अगर लाभकारी संस्था में संपत्तियों का क्रय विक्रय की बात करते हैं तो संपत्तियां होती है वो पूंजीगत मद होती है और उनका क्रय विक्रय है वो हम कहां लिखेंगे? उसका लेखा हम बैलेंस शीट में करेंगे। देखिए अगर पुरानी संपत्ति का हम विक्रय कर रहे हैं तो जो प्राप्त राशि हुई है बेचने से वो तो हम कहां लिखेंगे? प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। और संपत्ति को बेचने पर यदि आय हुई है, लाभ हुआ है या हानि हुई है तो उसका लेखा हम कहां करेंगे? आय व्यय खाते में करेंगे। एक उदाहरण के लिए बात करते हैं कि हमारे पास एक संपत्ति थी 1000 रुपए की। कितने की? 1000 रुपए की। और उसको हमने 800 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ? हानि कितनी? 200 रुपए। तो 800 रुपए तो हम कहां दिखाएंगे? प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में। 200 रुपए जो हानि है उसको कहां दिखाएंगे? आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में। और जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें संबंधित संपत्ति, जैसे ये मान लेते फर्नीचर था 1000 रुपए का, तो फर्नीचर में से 1000 रुपए घटाकर दिखाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? जब
पुरानी संपत्तियों को हम बेचते हैं तो बेचने पर जो राशि प्राप्त होगी वो तो आएगा प्राप्ति भुगतान खाते में, और संपत्ति को बेचने पर लाभ या हानि हुई वो कहाँ आएगा आय व्यय खाते में, और जो संपत्ति का मूल्य है वो बैलेंस शीट में संबंधित संपत्ति में से घटा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 1000 रुपए का फर्नीचर था, 800 में बेचा तो 800 को तो प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में, 200 रुपए की हानि को आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में, और जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो फर्नीचर में से कितना घटा देंगे 1000 रुपए घटा देंगे। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है विशिष्ट दान। देखिए दान दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दान और विशिष्ट दान या विशेष दान। तो विशिष्ट दान क्या है कि जब किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दान प्राप्त होता है कि आपको इसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना है तो वो क्या कहलाएगा विशिष्ट दान कहलाएगा। और ऐसा दान है वो संस्था के लिए क्या होते हैं दायित्व होते हैं, पूंजीगत प्रकृति की मदद होती है, तो इसको हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। और इस दान का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो खर्चा इस दान की राशि में से घटा के हमें दिखा देंगे। तो विशेष दान को कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है। देखिए सरकारी अनुदान या सहायता, देखिए कुछ अलाभकारी संस्थाएं जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल में सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं और उनसे उनका संचालन कार्य होता है। तो जो सरकार अनुदान देती है तो देखिए सरकार अनुदान अगर सामान्य संचालन के लिए दे रही है, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दे रही है तो वो तो क्या कहलाएगा आयव्यय प्रकृति की मद कहलाएगी और उसका लेखा हम आय व्यय खाते में कर देंगे। लेकिन सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए जैसे भवन निर्माण के लिए या नवीनीकरण के लिए कोई अनुदान या सहायता दे रही है तो उसको पूंजीगत प्रकृति की मद मानेंगे और उसका लेखा हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में करेंगे। तो सरकार है जो अनुदान दे रही है लाभकारी संस्थाओं को, अगर वो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे रही है तो उसका लेखा तो हम आयव्यय प्रकृति की मद मानते हुए कहां लेखा करेंगे आय व्यय खाते में करेंगे। लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य जैसे कोई भवन निर्माण है, कोई नवीनीकरण का कार्य, उसके लिए अगर कोई सहायता अनुदान दे रही है तो उसका लेखा हम कहां करेंगे पूंजीगत प्रकृति की मद मानते हुए लेखा करेंगे और कहां करेंगे बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लेखा करेंगे। तो ये जो कुछ मध्य होगी आजीवन सदस्यता शुल्क हो गया, वसीयत हो गई, प्रवेश हो गया, पुरानी संपत्तियों का विक्रय हो गया, विशिष्ट दान हो गया, सरकारी अनुदान या सहायता हो गया। हाँ एक और देख लेते हैं इसमें विशिष्ट निधि। देखिए जब अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों को या विशेष कार्यों को करने के लिए निधि बनाई जाती है, जैसे कोई खेलकूद निधि हो गई, पुरस्कार निधि हो गई, चिकित्सा निधि हो गई, तो ऐसी निधि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो निधि की राशि है उसका विनियोग करती है लाभकारी संस्थाएं, क्या करती है प्रतिपूर्ति के रूप में क्या करती है विनियोग करती है। अब विनियोग पर जो आय अर्जित होती है वो इस निधि में जोड़ दी जाती है। जैसे हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी राशि, एक निधि बना दी कोई पुरस्कार के लिए और उसमें जो राशि है वो हमने कहीं विनियोग कर दी प्रतिभूति रूप। अब उस पर जो भी आय ब्याज वगैरह अर्जित होगा वो इस निधि में जोड़ देंगे और इस निधि का जो उद्देश्य है उस पर यदि कोई राशि खर्च होती है तो वो उसमें से घटा देंगे। ठीक है। और ये विशिष्ट निधि भी कहां लिखते हैं, ये भी पूंजीगत प्रकृति की मद है तो इसका लेखा भी हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में करते हैं, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में करते हैं। हाँ एक चीज ध्यान रखना आपको विशेष मैं नोट करके आपको बता देता हूं। जैसे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो विशिष्ट निधि थी वो 10,000 रुपए थी, यहां लिख देता हूं मैं विशिष्ट निधि कितनी थी 10,000 रुपए। ठीक है। और इस विशिष्ट निधि पर वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात कर लेते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमें 1,000 रुपए की आय प्राप्त होगी। अब हमारे पास निधि कितनी हो गई 11,000 रुपए और वर्तमान में हमने इस निधि में से खर्च कर दिए 13,000 रुपए। तो यहां पर तो माइनस ऋणात्मक आ गए 2,000 रुपए।
यानी निधि थी हमारे पास 10,000, 1,000 उस पर आय प्राप्त हो गई और खर्चा हो गया 13,000, तो ये तो माइनस में चलेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो 2,000 रुपए है वो आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाने हैं। बात क्लियर होगी? ये तो स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि हमारे पास निधि थी 10,000 रुपए, आय प्राप्त हो गई 1,000 रुपए, तो निधि कितनी हो गई 11,000 रुपए। इसमें से हमने 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बच गए 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए तो हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास फंड बचा हुआ है तो उस फंड को हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। लेकिन अगर इस विशिष्ट निधि में हमारे पास जो राशि है उससे ज्यादा अगर खर्च हो जाता है तो जो ऋणात्मक माइनस की राशि है उसको हम आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाएंगे। तो ये देखिए कुछ मदे हमने देखी कि ये जो मदे है वो आयव्यय मदे है, चंदा, पाक्षिक समाचार पत्र, पत्रिका क्रय विक्रय, पुरानी खेल सामग्री का विक्रय, लेखन सामग्री, सामान्य दान, पारिश्रमिक, पूंजीगत मदों की बात करते हैं तो आजीवन सदस्यता शुल्क, वसीयत, प्रवेश शुल्क, ये तीनों पंजीगत प्रकृति के मदे इनका लेखा है वो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में किया जाता है। कहां जोड़कर, पूंजी निधि में जोड़कर। क्लियर बात? पुरानी संपत्तियों का विक्रय, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। उदाहरण देके 1,000 रुपए का फर्नीचर था, 800 में बेचा तो 800 रुपए तो प्राप्ति भुगतान खाते में, 200 रुपए वो आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में और 2,000 रुपए है वो बैलेंस शीट में कटा देंगे। क्लियर हो? उसके बाद में विशिष्ट दान, तो विशेष उद्देश्य के लिए जो दान प्राप्त होता है वो विशिष्ट दान होता है और उस राशि को उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम खर्च कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, दायित्व है, तो इसको भी हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। सरकारी अनुदान, सरकार द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता है अपने लाभकारी संस्था को, वो क्या है, सरकारी अनुदान है। तो सरकार दो प्रकार से दे सकती है, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देती है तो वो आयकर प्रकृति की मत होगी, तो उसका लेखा तो आय व्यय खाते में किया जाएगा। और जो विशेष कार्य के लिए या भवन निर्माण के लिए, नवीनीकरण के लिए या कार्य के लिए देती है तो वो पूंजीगत प्रकृति की मत है, तो उसका लेखा हम कहां करेंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में करेंगे। उसके बाद में करते हैं विशिष्ट निधि। तो हमने देखा कि अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा कुछ विशेष निधि का निर्माण किया जाता है, जैसे पुरस्कार निधि है, खेलकूद निधि है और चिकित्सा निधि है। तो इन निधियों का उपयोग है वो अलाभकारी संस्थाओं द्वारा इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और अलाभकारी संस्था क्या करती है, इन निधि का कहीं विनियोग प्रतिभूति के रूप में कर देती है ताकि उस पर क्या आय अर्जित होती रहे और उस आय को इस निधि में जोड़ेंगे और जो खर्चा इस उद्देश्य के लिए किया गया है वो घटा देंगे और जो बची हुई राशि है तो वो तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जाएगी। अगर खर्चा ज्यादा हो गया और निधि कम थी और राशि माइनस में आ गई तो उसको हम आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखा देंगे, साधारण सी बात है। तो ये हमने जो आगे हम सवाल करने वाले हैं अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन के लिए, तो उसमें जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने रजिस्टर में उतार लेना भाई, रजिस्टर में उतार लेना और इनको अच्छे से समझ लेना। जो पहला चैप्टर है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, उसका पीडीएफ है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और इनको पढ़ना। और अगर कोई समस्या होती है, कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको एकदम ध्यान से पढ़ो। और ये जो अगर बातें क्लियर हो गई, देखिए हमारे पास क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चेक, तीन तो हो गए। और उसमें लेखा किस आधार पर करते हैं वो भी हमने पीछे पढ़ ली। अब उनमें तो मदें आती है, तो एक तो आयगत मद होती है और एक पूंजीगत मद होती है। इनका भी हमने वर्गीकरण कर लिया, मुख्य मुख्य हमने देख लिया कि इनका लेखा कहाँ किया जाता है। आय व्यय खाते में किया जाता है तो आय खाते में किया जाता है, व्यय खाते में किया जाता है और बैलेंस शीट में किया जाता है तो दायित्व पक्ष में किया जाता है या संपत्ति पक्ष में किया जाता है। तो ठीक है, ये बातें हमने आज पढ़ ली। तो आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों के जो अपने बिंदु आज पढ़े हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी कमेंट करें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी कमेंट करें। देखिए जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और आप जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।